I would like to call the next speaker of this webinar, Mr. B.R. Shekhar, who will be talking about the medical social work in hospital settings during COVID-19 crisis. So before we go to the speaker, I would like to introduce him in brief. Mr. B.R. Shekhar has done his post-graduation in social work from Delhi University in 1990. He has been working in All India Institute of Medical Sciences for the past 26 years. Presently, he is serving as Chief Medical Social Service Officer at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And Mr. B.R. Shekhar has been the president of All India Association of Medical Social Hospital Settings. He is also taking care of the facilitating financial assistance to the patients for treatment through government and non-government organizations. Apart from this, he has been taking care of the rehabilitation of unknown, unattended, and destitute orphan patients. So with these, जी और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या? yes, you are audible, sir. Just a minute. शेखर सर को स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब। आज हमारे बीच में वीसी साहब, ऑनरेबल वीसी साहब मित्तल जी, नमस्कार। ऑल ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मेरे को एज प्रोमिनेंट स्पीकर के रूप में मेरे को यहाँ आज इस वेबिनार में आप बुलाया। और बहुत सारे प्रोमिनेंट स्पीकर हैं मेरे सामने, सारे प्रोफेसर हैं। मैं तो एक हॉस्पिटल सेटिंग में एक एज चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे बारे में हुसैन साहब ने बताया, मैं कुछ पेशेंट वेलफेयर एरिया में काम कर रहा हूँ। जैसे पेशेंट का एग्जेम्पशन ऑफ हॉस्पिटल चार्जेस ऑफ पुअर पेशेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस to the poor and indigent patient, the PM Relief Fund, Chief Minister Discussion Fund, other CSR fund, जहां से भी हम पेशेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते, वो मेरा टैप आउट करना, उसको रिसोर्सेस करना, इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेस। रिहेबिलिटेशन ऑफ अननोन अनअटेंडेड डेस्टिट्यूट ऑर्फन पेशेंट्स। यदि ऑर्फन पेशेंट कहीं से आया, रोड साइड सेक्शन के, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर डिसाइड करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, उसके बाद कुछ फैकल्टी मेंबर, कुछ स्टूडेंट आते हैं, उनको भी हम ओरिएंटेशन देते रहते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री मेरे पास स्टूडेंट्स, वाकई में पेंडेमिक है बहुत बड़ा और पीक आना बाकी। इसमें हमारा इस वक्त हमारा मेडिकल सोशल वर्क प्रोफेशन का हॉस्पिटल सेटिंग जो काम कर रहे हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, हमें लोगों को अवेयर करें उसका। तो हम मैं खुद मीटिंग में जाता हूँ, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना सारा है, क्योंकि लोग एक बार ओपीडी जो हमारी बंद है, क्योंकि जैसे ही हमने ओपीडी स्टार्ट की, लोग को वाकई में भीड़ की तरह आ जाएंगे। किस वे से खोलें, कैसे खोलें, क्या क्या एस्पेक्ट रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा मेन एस्पेक्ट है। हालांकि वैसे कुछ ओपीडी हमारी कल कुछ खुलने वाली, छोटी मोटी ओपीडी कुछ खुलने वाली। इसके और टेली कंसल्टेशन में हमारा एक नंबर है 9154444155। मैं उसको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। टेली कंसल्टेशन के लिए एक नंबर है, टेली कंसल्टेशन। इस नंबर पे डायल करके आदमी अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है। ये नंबर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा मैं, 9154444155। नहीं मिलती, अवेलेबल हो तो आज की मिल जाएगी, कल के मिल जाएगी, परसों की। 3 दिन के अंदर अंदर हमारी टेली कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट। कोविड-19, हाँ, हम टोटल एम्स में 50 मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर हैं। मैंने सबसे पहले डिसाइड किया, कोविड-19 के जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा हॉस्पिटल में एडमिट, हमारी कैजुअलिटी अभी राउंड द क्लॉक खुली हुई है। हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, जो इलेक्टिव सर्जरी है वो अभी परफॉर्म नहीं हो रही है। जो हमारी अर्जेंट है या लाइफ सेविंग है या लाइफ सेविंग मेडिसिन जरूरत है या लाइफ सेविंग सर्जरी जरूरत है, वो हमारे थ्रू कैजुअलिटी के थ्रू अभी भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हमारे वार्ड में बहुत सारे पेशेंट अभी भी एडमिट हैं।
तो उनको जो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, पेशेंट को मेडिसिन सर्जिकल आइटम की जो पेशेंट को जरूरत पड़ती है, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर एक कंसल्टेशन फॉर्म फिल करता है कि दिस पेशेंट इज एडमिट इन आवर हॉस्पिटल, these are medicine required, kindly assess and do the needful. हमारे असेसमेंट के लिए ट्रीटिंग डॉक्टर हमें हमारे ऑफिस में भेजता है, हमारे कंसर्न एमएसएस उसको प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन असेस करते हैं, उसके बाद रिकमेंड करते हैं, फिर मैं उसको काउंटर साइन करती हूँ, तो सारे उसको मेडिसिन, इसके बाद बीपीएल कार्ड है वो तो ठीक है, उसको लाइफ सेविंग है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट के पास इस सब वैसे भी लोगों की इनकम कम हो गई है, पेशेंट कहाँ मेडिसिन में जाएगा, स्टोर पे जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग में चेंज होगा, उसमें मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए सारे पेशेंट का हमने मोस्टली जो लगता है कि हाँ पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता या उसके बाद डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो जनरली हमें अपने एमएसएसओ को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उनका असेसमेंट करके मेरे पास भेजे, मैं उसको रिकमेंड करके और फिर स्टोर भेज देता, वहां से उसको पूरी मेडिसिन सर्जिकल आइटम मिल जाती है। इसी तरह के अननोन डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज के टाइम के पास लॉकडाउन है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अपने नेटिव प्लेस में कैसे जाएंगे, उसका पेशेंट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के बाद पेशेंट कैसे जाएगा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। हमारे पास एड्स का अपना एक कोर फंड अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट है, उसमें से हमारे पास है पावर कि हम पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी मैंने अपने जो भी हमारा कंसर्न एमएसएसओ है उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे, इस वक्त जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम डिस्चार्ज होता है पेशेंट, उसको हम एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए हम कोर फंड से उसको सैंक्शन कराएंगे। वो पेशेंट का हमने बाकायदा एक फॉर्म बनाया हुआ स्पेशल ड्यूरिंग कोविड-19 के ऊपर, ट्रीटिंग डॉक्टर उसको कंसल्टेशन भेजता है, एक फॉर्म में पेशेंट का एमएस साहब भी हमारे बहुत काइंड है इस मामले में, बिल्कुल क्लियर उनका इंस्ट्रक्शन है, किसी भी पोर पेशेंट को किसी तरह से आपको डिनाई नहीं करना है। हमारे एमएस साहब उसको साइन कर देते हैं, हमारा हॉस्पिटल बिलिंग सेक्शन से उसको अमाउंट मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के ये हमारे पास चैलेंज था, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट किया, उसका हमने एक रास्ता निकाला। लेकिन अभी भी बहुत सारे धर्मशाला जहाँ पेशेंट लॉकडाउन के टाइम अभी भी रुके हुए हैं, हमने 2-3 बार वहां विजिट किया, कोई पेशेंट कैजुअलिटी आप जाइए, कैजुअलिटी आप, लेकिन इलेक्टिव सर्जरी को अच्छा हम पेशेंट के पास गए, उनके पास हमने सैनिटाइजेशन के बारे में बताया, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताया, सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद जाके देखा उनको सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, वहाँ के मैनेजर को इंस्ट्रक्शन कराया किसी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग में, हेल्थ एंड हाइजीन को उनको आपको बताना बार। हमने वहाँ के जितने भी अटेंडेंट है उनको ट्रेन किया, एक पेशेंट और अटेंडेंट को उनको सारा हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कैसे आपको ब्रीफ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपको बार बताया। हमने उनको हमारा जो जिसका कोई प्रोटोकॉल होता ना, उसका तो कोई सब लोगों को पता ही काम कर रहा है, जिसका कोई अननेसेसरी कोई एकदम आलम स्टूडेंट को, ये हमारा चैलेंज है। और उसका कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई लेट डाउन नहीं है, उसका कोई प्रोसेसर नहीं, हमें उसका खुद बनाना प्रोसेसर, हमें देखना बहुत सारे काम है, सारे काम आपको मैं इस टाइम पे भी शॉर्टेज है, मैं सारे काम आपको नहीं डिटेल में बता सकता। इस कोविड-19 के बारे में मेरे को Thank you very much, Mr. B.R. Shekhar Saab. You were highlighting the practical aspects of tele-consultation number social worker at particular speaker of this webinar. I would request Professor V.K. Saraswat sir to bring him on the screen. Before that, I would introduce him in brief. Professor Ankur Saxena. Just a minute. Okay, sir. We are very much thankful to our Honorable Vice Chancellor, sir, who is spending his valuable time with us. Indeed, it's a great pleasure for all of us. And we are very much still with us from the very beginning. So, thank you, sir. सक्सेना जी कैमरा ऑन करिए अपना, हो गया। Okay, now he is visible.
Respected Professor Ashok Mittal, sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Just a minute. B.R. Just a Ambedkar. minute, sir. Just a minute, sir. Let me introduce you in brief. Professor Ankur Saxena is a senior faculty at the Department of Social Work at Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Gujarat. He has completed 6 research projects and guided 8 PhDs under his supervision. He has published 7 books in his authorship and published more than 20 articles and research papers. He has a vast teaching experience of more than 2 decades. His areas of expertise are social work and human resources management, corporate social responsibility, and medical and psychiatric social work. So with this brief introduction, I would request once again Professor Ankur Saxena to deliver his talk. Thank you. Thank you. Very good afternoon. Respected Professor Ashok Mittal, sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, Professor Divakar Ji, Director ISS, Professor Solanki Dean, Dr. Anil Singh Ji, convener of this program, Professor Saraswat Ji, Director IIT, organizing team and conveners, Dr. Bhatti, Dr. Rajiv, Dr. Mohammad Hussain Ji, Dr. Khushwa Ji. This Department of Social Work is very dear to me, as my in-law stays near Agra, Jhansi. So I'm reminded of Professor Rajeshwar, late Professor Rajeshwar Prasad Ji and late Mukul Shrivastava Ji, who were with this Agra school, this Department of Social Work and their association with Indian Social Science Association. I'm very thankful to Ranbir sir for giving me this opportunity. Today, what I'll be talking about is the youth, social work intervention with the youth. What are the challenges? What are the of course, we do look to the students, to the youth. They feel there are no jobs. Okay, there are a lot of panic attacks. They are anxiety. They are anxious that what will be done once this open ups. What about the economy? What about our jobs? Yes, we do understand the economy is changing. The things are changing. But yes, we have to. One of the solution for us as the youth is the answer is we have to upgrade ourselves. There are a lot of challenges. There are a lot of way forward. We have to upgrade ourselves. I touch wood. I would like to place record that I have never given this training here. But yes, I have learned. I've learned here how to use this GoToWebinar. I've used this Google Meet. I've used this first time I'm using the Zoom. I'm going for such type of training programs. I think when I look at this lockdown is an opportunity for me. I think one of the objectives with the youth, social work intervention with the youth is we need to teach them. They have to upgrade themselves. Now the concept of office is going to change, and that office is going. I think this is one of the area which we as a social workers need to understand. Look at the hotspot of Mumbai, and the youths of Dharavina Anthem was focused on prevention of and leading an awareness about what can be done, how can we away stay from this COVID-19. There are a lot of virtual online learning classrooms. Cloud kitchens are there, entrepreneurships are there. How can we involve the youth? And we as a social work intervention, lot of look at right now Mumbai at Bandra East, thousands of migrants have come up just basically because of the fake news that the trains are going to go to Uttar Pradesh and Bihar, and there is no social. It's a violation of social distancing. So much fake news is there. I think we teach those students, these youths, with that. Okay, you have to be very careful with such type of news. There are 4 C's as a youth. Can we focus on those 4 C's? And those 4 C's are creativity, communication, collaboration, and critical thinking. Can we involve these youths into these 4 C's of creativity, communication, collaboration, and critical thinking? We always have a look at that. No, you have to write an article, but can these youths, can we as a social workers, can we start them? Can we motivate them that, okay, you write the blogs and you are being paid by the blogs?
The number of people who listen, who read your blog, you put this thing on the YouTube, and the more you are liked, you are being paid by the YouTube channels. I think there are a lot of opportunities which we need to look. As a social worker, can we tell the youth they need to cope up from themselves? They have to cope up. They have to develop their coping mechanism. They have to reintegrate back post COVID 2019. We need to take baby steps. Of course, online is different and on life will be different. Can we look, should there be within ourselves, that there is some imperfection within me, and how can I, Mrs. Nirja Birla, she had started something which is called as Empower, and they have started with a telecounseling scheme, and where there are around 40,000 calls are there. Of that, 60% calls are from the men and the youth who are suffering from the panic attack. They are suffering from mental issues and they are talking about it. One of our role as a social worker is basically we need to help them to find out a silver lining from every cloud, and let's learn from those good experiences. Negatives are there, but no, not negatives. Can we look at those positives? Also, Leo Tolstoy wrote in his book War and Peace, the strongest of all the warriors are time and patience. We need to learn to make peace with its existence in our world for now. I think we need to look at those issues. What is the way forward? What are some of the challenges? The challenges India and youth has to resolve, and resilience to cope up with the disruption the pandemic is going to create. We have to have blostering our own capacity and aiming for maximum self-reliance. What Honorable Prime Minister Narendra Modi ji said, Atmanirbhar Bharat, and yes, I think that Atmanirbhar Bharat is very, very important. The most important is self-reliance, and it is the only route for India. There is no prescription for insularity, but a process of pragmatic adjustment based on the conviction that India's future cannot be based on someone's relevant or object subordination. The challenge before India in this uncertain world are daunting, and they must be navigated with caution and nimbleness. And the real challenge is internal, which involves shielding the culture of slot, ossified thinking, red tapeism, and negativism that unfortunately has presented India from becoming a full potential. The challenge is economic, human, and intellectual. It is not enough to invite the world to make in India, but we should also feel pride that whatever has been made in India is of tremendous significance. And I think when we look at what would be the social work intervention with the youth, can the volunteering can be as one of the important processes. As someone said, yes, as Archana Madam said, community participation is there, and that community participation, of course, our safety, we have to ensure that there is a safety of it. We should not feel labeled about that, okay, it is fear of missing out. Everyone is facing the same. Right now, the economy is opening up, and I'm very happy by Honorable Prime Minister says, and the Chief Ministers, they are making their states ready that we have foreign direct investment, and a lot of people will come. There will be a lot of investments, and I think youth will be there. As per a data by Economic Times, it says 20% of the men and 30% of the women, they have given their biodata to Amazon, Flipkart, because the next new disruption will be into help the youth. Our intervention as a social work profession is we need to tell the youths you have to upgrade them, and if they are not going to upgrade, this is the time. This time will never come up. Instead of taking them as differently, can we tell them that yes, this is an opportunity, and this opportunity is very, very important. Reskill yourself. Reconfigure ourselves, and this is one of a very, very important area. If we are not going to upgrade ourselves, I never thought of having this online webinar trainings, but yes, touch wood, I'm very happy that I've learned how to use Zoom, how to use Google Meet, and I've come with maintaining
the safety. There are a lot of things which are there, but yes, looking to the time, I'll just close my talk just by saying that social workers at every level have the skills and capability not only to address safety for today, but to translate fear, grief, and loss into empowerment and social transformation. Okay, so I think we as a social work intervention with the youth is we need to translate those fears into empowerment and social transformation. So once again, thank you so much for giving me this opportunity to hear me and keep my views. Thank you, Shekharji. Thank you, Husseinji. Thank you, Ranbirji, and thank you, Honorable Vice Chancellors. Thank you very much, Professor Ankur Saxena ji. Yeah, thank you. You have chosen a very pertinent topic to speak upon the social work intervention with youths. Of course, at this moment of time, youth has become a very important area where we have to focus, particularly during this COVID-19 crisis. As our Honorable Vice Chancellor, sir, even today and day before yesterday, he made a special mention about the definition of a society. He told that keeping all this situation in mind, the definition of a society has to be changed. So in that context, I can say that the definition of the core objective of social work, self-reliance, is also need a great consideration how it can be redefined in the situation like COVID-19. And you have a very critically, you have mentioned 4 C's like creativity, communication, collaboration, and critical thinking. So this was a wonderful talk. And at the same time, I welcome Professor Anup Kumar Bhartiya sir has joined us. So challenges and way forward in social work. But before obtained his master's degree in economics and social work from University of Lucknow. He has also completed his doctorate from the same university in 2005. He has supervised 17 MPhil and 15 PhDs under his able guidance. He has contributed chapters in different books and has published 23 research papers and articles in various reputed national and international journals. Professor Bhartiya has published 5 books in his authorship. He has participated and presented papers in more than 50 national and international seminars and conferences. He has organized 15 workshops, seminars, and training programs. Though it goes along, but in brief, I would say that Professor Bhartiya has been assigned many other responsibilities by the government of Uttar Pradesh and government of India in different projects. He has been the lifetime members of various professional bodies, and he has done 3 different research projects. And one very special mention I would like to mention about him. Professor Bhartiya has been honored for his sincere commitment, untiring endeavor, and academic contribution to restore the issues related with Dalits and other deprived sections of Indian society by the Department of Sociology, University of Lucknow, and Lucknow chapter of Indian Association of Social Science Institutions, New Delhi. Presently, he has been working in the Department of Social Work and having almost 2 decades of teaching and research experience. So with these remarks, I would request Professor Bhartiya sir to deliver his talk. Thank you very much, Mohammad Hussain. I am audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Professor Ashok Mittal ji is the Honorable Vice Chancellor of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. The Professor Diwakar Khare, Director, ISSS, Bhimrao Ambedkar University, Agra. Dr. Ranbir Singh is a Senior Faculty of the Department of the Social Work, Indian Institute of Social Sciences, Agra. Professor V.K. Saraswat, supporting the technical support to this webinar. And my fellow and the panelist of this webinar, Professor Archana Dasi from the Jamia Millia Islamia, New Delhi, Professor Ankur Saxena from the MS University of Baroda,
Professor Mr. B.R. Shekhar from the AIMS, New Delhi, and Professor Mr. Safiq Ahmedji from the UNICEF, Delhi. It's a matter of a great pleasure for me. I'm a part of this webinar. It is a very relevant topic, COVID-19, present challenges and the way forward. My presentation basically to represent the real scenario or the real picture of the COVID-19. Specifically the major challenges related to the COVID-19 and the way forward. My presentation is divided into three basic categories, or the three subsections. Like the first classification or the first section to correlate to the real situation of the COVID-19 till today, and the second one, the section to relate to the major challenges related to the COVID-19. We are facing a lot of challenges now in present time, right now. And the third one is a way forward. Okay, how to solve the problems or directly or indirectly affected by the COVID-19. So it's my point of view. Everybody have faced a lot of the problem during the COVID-19. We are in the lockdown 4.0 stage. So because the COVID-19 is a pandemic. Why it is a pandemic? Because it is a spread over the many countries or the many continents of the world. So it is a different from the epidemic and the endemic. Epidemic basically to cover the large number of the people or the large number of the person or the particular community and the within the nation, and the endemic basically that belong to the particular area or the particular people. So my views related to the COVID-19. Basically, the India lockdown very early into the spread of the novel coronavirus in the country, with around the before the lockdown around the 519 cases, and the death are about the 10th only. Now in the present time, today in the morning, I have listened from the media, this was particularly the electronic media, we have crossed the 10 lakhs, the confirmed patients, COVID-19, and the total deaths are at 363 about. So I want to share my screen, particularly some data related to the COVID-19, because the COVID-19 during the lockdown, it is a successful or not in my point of view. So I want to present some the lockdown situation. Before the lockdown situation, it is visible or not? My screen. I am audible. I am audible. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Audible. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And the Please. screen is Display visible. already. Please. Okay, thank you very much. Thank you. So during the lockdown COVID-19, before the lockdown, the March 24, the 22 is a Janata curfew, and the 25th they started the lockdown in India, the 1.0. Before the lockdown, the real picture of the confirmed cases is the 519, and the total deaths were the 10th only. And after the lockdown 1.0, the April that has been completed, April 14, the confirmed cases are 19,927, and the total deaths were 2,875. And in the morning, we have crossed the 1 lakhs confirmed patient infected the COVID-19, and the total deaths 363. Because the basic purpose I have shared the data, because the end of this lockdown 4.0, मेरा ये मानना लग रहा है कि we will cross the confirmed, not any particular specific projection method, but in my point of view, that will be increased, will be reach around the 170,000 the confirmed cases, and more than the 4,000 the deaths. This is the whole scenario of the last yesterday night on the May 18th. The 11th states of India
the Maharashtra is the largest infected COVID-19 person, and the Telangana, and out of the states of the India, Telangana has the 1,551 confirmed cases and 34 deaths, and they recovered 1992. I have to mention the basically the deaths and the recovered cases. You have you see the basically the picture. The total deaths is around the yesterday night 3,029, and the recovered cases are 36,824. So basically the death around the, जैसा आपने देखा होगा मिस्टर शेखर ने बात कही कि अराउंड दी 3 point something कह सकते रेट ऑफ परसेंटेज आपको देखने को मिल पा रहा है, और रिकवर्ड केसेस अगर हम लोग देखेंगे तो 38.29% के आसपास रिकवरिंग केसेस अगर देखने को मिलता है. If we have compared to the global level, so at the global level, the total confirmed cases yesterday night, 47,10,614, and the total deaths were the 3,15,023. But at the global level, the death rate is very high rather than the India. 6.68% the people dying, and the recovered cases 36.77. Around it similar to the India. The India is 2% is higher rather than the at the global world. So we have the question if the lockdown is very successful or not, so that we compare to the data on the basis of the 20 basically features, like the data, which types of the data we have available, and the second one is few confirmed cases and the rate of the double of the cases in the whole scenario, and the fourth one is the rate of the confirmed cases. So I have mentioned the one pictures. Basically, the main purpose to understand the real situation of the COVID-19 in the present scenario. The data basically published by the PIB, the Government Ministry of the Health and Family Welfare, on the 11th April, and the projection. आप इसको देख सकते हैं कि on the 22nd March जनता कर्फ्यू, on 25th nationwide lockdown was started. Love Agrawal is the Joint Secretary of the Ministry of the Family and Health Welfare, talked about around the without the lockdown and the continued measures. The 15th April the cases were the 8.2 lakh. Expectations इतनी की गई कि 8.2 lakh cases के आसपास हमारे हो सकते हैं. If the containment measures के through अगर हम lockdown करना चाहते हैं, but no lockdown, तो around the 1.2 lakh cases 15th April. And with the nationwide lockdown and the containment around the 7,477, it is just the projected, but there is no mathematical model and there is no predictive. इसके बाद की this is a new cases of doubling time. Basically, this is released on the 23rd March, April. इसमें आप देख सकते हैं कि this is a projection. Basically, ये माना जा रहा था कि आप लोगों को अगर याद होगा कि on the end of the lockdown on the May 3, ये कोशिश की जा रही थी कि हाँ कि we achieve the highest point or the peak point in India, but in the present scenario we are in the increasing order. लगातार हमारे यहाँ केसेस जो है नुकसान बढ़ रहा है, और ये इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन किया गया तो उसके हिसाब से सोचा गया था कि the end of the lockdown third we will this diagrams के थ्रू तो आपको चीज समझ में आ सकती है कि बेसिकली क्या सिचुएशन प्रोजेक्ट की गई थी और किस सिचुएशन पे हम लोग हैं. तो जहाँ पे 16 मई को आसपास हम लोग को होना चाहिए था कि हम लोग डिक्रीजिंग या कह सकते हैं कि फॉलन डाउन शुरू हो जाना चाहिए था इन्फेक्टेड केसेस पे, मगर खास बात क्या है कि वो लगातार हमारा चीज बढ़ता चला जा रहा है. इसके अलावा एक पिक्चर से आप टेबल्स के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये लॉकडाउन सिचुएशन है. There is some countries like the Russia, Belgium, Germany, United Kingdom, so देख सकते हैं Denmark, including the India. ये the second column basically to represent पे रहेंगे, और उसके बाद करीब 38 डेज के बाद में हम लोग अगर लॉकडाउन स्ट्रिंजेंटली अगर हम लोग उस चीज को एप्लीकेबल करेंगे तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे. बट इन द रियल सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन. सो इन अनदर पिक्चर I want to show you after the lockdown of different countries after starting the month of the March, आपने देखा होगा कि इंडिया जो है it is continuously is increasing in order, but the Spain and Italy they are and the other countries with fallen down. तो एक पीक सिचुएशंस के बाद में जो है आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि भारत की सिचुएशन इज डिफरेंट और बाकी जो अदर कंट्रीज है वो इज मच बेटर देन द इंडिया. एक ये सिचुएशन आपको दिखाना चाह रहा था.
दूसरा, अगर हम बात करें कि हेल्थ सिस्टम की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द बेसिकली द मेजर चैलेंजेस के हम लोग बात कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ द फेसिंग द इन द प्रेजेंट टाइम द चैलेंजेस लाइक द इन द हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं कि will be become a major disaster like the unemployment, the poverty की हम बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि साइकोसोशल इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं, या हम लोग बात कर सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं, या इवन द एजुकेशनल सिस्टम्स की अगर हम बात करें उसमें भी वी आर फेसिंग द लॉट ऑफ द चैलेंजेस। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिकली children, women, youth, senior citizen, and the migrant workers specifically. Professor Dasi has talked about the in the healthcare system पे अगर हम लोग फोकस करें, healthcare system पे अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि this is one slide is a very important slide. This is a data released by the PIB, the Ministry of Health and Family Welfare, on the 1st May. We have the demanded around the N95 marks, 2.72 crore about, but we have only the 49 lakhs on the 1st May. And the ventilators, the demanded 75,000, but we have available in 20,000. And the RTA PCR kits are demanded 35 lakhs, but we have only 13.75 lakhs. The main purpose is that मेरा कहने का यहाँ पर्पस ये है, समझाने का पर्पस ये है कि जब ये डेटा 1 मई को रिलीज किया गया, नाउ वी आर ऑन द 19th मई, और 1 मई के डेटा के लॉकडाउन की सिचुएशन पर अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय जो कह सकते हैं कि अगर इसको फर्स्ट पिक्चर्स पे अगर हम लोग यहाँ पे चले लॉकडाउन सिचुएशन पे, on the May 30 we have only 40,263 and the confirmed cases and the total deaths of 1,306 only. So now in present time we have crossed the 1 lakh 1,000 confirmed cases, and we have the death 3,163. So there is no clear picture about the N95 marks or the ventilators. We are having the insufficient the resources, particularly the medical equipments. So we are facing a lot of challenge in their sector. And another thing is very important. Before the yesterday, that when the WHO officer, Mr. Ryan, talk about the real situation about the symptoms of the COVID-19. जैसा आप लोग सुनते चले आ रहे हैं कि सिम्टम्स कफ होना चाहिए, स्नीजिंग होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, या बोलने में दिक्कत होनी चाहिए, सांस लेने में दिक्कत होनी चाहिए। अब थोड़ा सा सिस्टम बदलता चला जा रहा है। बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि पहले जो बात की जा रही थी कि हाँ सिम्टम्स होंगे तो उनको कोविड-19 इन्फेक्टेड कोविड-19। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि 80 to 85% दे हैव नो सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19। एक ये चेंजेस देखने को मिला। उसके बाद अब जो रिसेंटली बात की जा रही है कि कोविड-19 के सिम्टम्स कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे बोलने में किसी को अगर दिक्कत हो रही है, या चलने में किसी को दिक्कत अगर हो रही है, या सर में दर्द अगर किसी को हो रहा है, तो ये बहुत से ऐसे सिम्टम्स है। सांस लेने में किसी के साथ में दिक्कत अगर हो रही है, तो ये बहुत इवन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई मनोविकृत कह सकते हैं साइकोसिस कंडीशन में भी अगर या की कंडीशन में आएगा या मेंटल डिप्रेशन की कंडीशन पे, तो उसके भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट इट इज वेरी लेस परसेंटेज, नॉट मोर देन 5%। मगर जो बोलने में दिक्कत है, जो चलने में दिक्कत है, ऐसे केसेस में जो देखा जा रहा है बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल पा रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19 में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल पा रहा है। इट इज पर्टिकुलरली डिफरेंट, कह सकते हैं कि डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। एक देश में कुछ हो सकते हैं सिम्टम्स, उसके दूसरे देश में कुछ सिम्टम्स और अलग हो सकते हैं। दिस इज रियल, we are the lot of the challenges in the healthcare system. This second one is a very important the challenges, the unemployment, the poverty. It's a major disaster will become in the Indian scenario, even though at the global world. आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर सकते हैं कि तो इंडिया का जो रेशियो करीब के आसपास अगर हम बात करें तो उसमें जो परसेंटेज देखने को मिलता है अराउंड दी करीब 14 करोड़ के आसपास जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है कि यहाँ पर 14 करोड़ लोगों को जो है जिनका रोजगार नहीं है, जिनके पास में कह सकते हैं बेरोजगारी से सफर कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे बेरोजगारी है और उस कंडीशन में जहाँ पे ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन चल रहा है, 19 लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से, क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट is
day by day increasing and will be and also will be increased. So that the unemployment is very big issue now in the present time. And the second one is the poverty. Poverty के बारे में बात है कि around the total percentage of the poverty in India around the 20 to 23% on an average in the as per the data available data. So but now in the जो data available है उस data में अगर आप देखेंगे अगर we classified the poverty data into urban and the rural, so the rural poverty increased from the 22.8% to 23.9%. Increase in the rural poverty increase. I have correlate the poverty to the migrant workers specifically because they have the no रूरल पॉवर्टी इंक्रीज कर रही है और उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो अपने घर वापस जाएंगे तो नेचुरली पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी हमारी इंक्रीज करेगी. कंट्रोल द पॉवर्टी in the present time and also in the future also. And the third one challenge is very major effect is the psychosocial impact of the COVID-19. The directed the affected person and the indirectly also. So the moral support and the mental support and the family support essentially needed to the family members and the infected people and the indirectly affected people. So the psychosocial support is very essential. The WHO to provide the guidelines time to time for that support for the older people or for the if you are in the parenting situation or particularly the paramedical staffs and the medical staffs. So it is very big challenges. Big challenge we have the psychosocial challenge. And the fourth one challenge is really malnutrition and the food habit. ये भी बहुत बड़ा important कह सकते हैं कि हमारे पास हमने challenge मिल पा रहा है कि किस प्रकार से malnutrition. Dr. Archana Dasi has talked about the nutrition aspects. जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के अकॉर्डिंगली माना जाता है कि हर रोज भारत में कम से कम 19 करोड़ जो लोग होते हैं वो भूखे पेट सोते हैं. और आप ये सोच सकते हैं कि एक आम मर्रा रोज की जिंदगी में अगर 19 करोड़ लोग अगर भूखे पेट सो रहे हैं और ये कोविड-19 इसके ऊपर आ गया, तो अब कोविड-19 के द्वारा कितने लोग भूखे पेट सो रहे होंगे, कितने माइग्रेंट वर्कर सो रहे होंगे, ये हमारे पास में एक चैलेंज है किस प्रकार से इनको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं. एंड द सेकेंड वर्ड इज दैट कि ड्यूरिंग द कोविड-19 इट इज वेरी अफेक्ट द फूड हैबिट. सब लोग घर के अंदर हैं, फूड हैबिट्स को हमको चेंज करना पड़ रहा है. दूसरी चीजें भी कह सकते हैं कि जो मांसाहारी की हम बात कर सकते हैं या कह सकते हैं शाकाहारी की बात कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे पास सामने आ गया है. एक जनरली ग्रीन हाउसेस गैस इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो कम से कम अगर 4 मांसाहारी हैं या 4 फैमिली अगर हैं तो क्या ये कहा जाता है कि ग्रीन हाउस को ज्यादा इफेक्ट को बचा सकते हैं बजाय एक कार के जो कह सकते हैं कि फ्यूल्स के थ्रू जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. तो एक ये फूड हैबिट्स को हमको बदलने की जरूरत पड़ सकती है, ये हम लोगों को देखने को मिल पा रहा है. तो एक तो माल न्यूट्रिशन है कि हम न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, दूसरा फूड हैबिट की बात कर सकते हैं. एक अनदर एस्पेक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव्स की हम बात कर सकते हैं. ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स में पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, वुमेन, यूथ, सीनियर सिटीजन एंड माइग्रेंट वर्कर. चिल्ड्रन, वुमेन एंड यूथ पे दासी साहब मैडम ने और अंकुर सक्सेना साहब ने जो है यूथ पे बात किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द चिल्ड्रन की अगर हम लोग बात करें कि मैंने फील्ड पे जाकर के देखा है ड्यूरिंग इस कोविड-19 पे जाकर के सराउंडिंग द लखनऊ जो रिंग रोड पे जाकर मैंने खड़े होकर के देखा है. जो माइग्रेंट वर्कर्स डे टू डे आते हैं और खास बात रहता है कि दिन में वो आराम करते हैं और रात में सफर करते हैं. 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो हैं इनके पैरों में छाले हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है, मगर वो अपने घर जाना चाहते. तो ऐसी स्थिति में चिल्ड्रंस की क्या स्थिति हो सकती है. तो एक तो ये प्रेजेंट टाइम है कि हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. लेबर्स इंक्रीज करें क्योंकि पॉवर्टी इंक्रीज करेगी. पॉवर्टी इंक्रीज करने से क्या हो सकता है कि चाइल्ड लेबर इंक्रीज करेगा. तो सेकंड पॉइंट द एस्पेक्ट जो है चाइल्ड एब्यूज, पर्टिकुलरली सेक्सुअल कह सकते हैं एब्यूज, ये इंक्रीज करने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं. तो एक ये चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की अगर हमको बात करनी है तो यहाँ पर हमको चाइल्ड को दिमाग में रखना पड़ेगा. ये सोचने की जरूरत हमारे सामने मेजर चैलेंज देखने के आ रहा है. सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, सीनियर सिटीजन घर में है, उनका मूवमेंट खत्म है, कह सकते हैं कि बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में हाउ टू यूज दी
the expertise of the senior citizen or the experience of the senior citizen in the societal aspect and को moral support कर सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए important aspect है। जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ migrant workers के लिए बात है, तो migrant is a very big issue। आप देख रहे हैं लगातार कहीं ना कुछ माइग्रेट कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि खाना न मिलने। एक बहुत रिसेंटली केस आपको मैं बताना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, वो कह सकते हैं कि जो जहाँ यूपी का लखीमपुर खीरी से एक बच्चे का केस है कि पेपर में छपा, उसमें बताया गया कि एक बच्चा जो था, उसका 4 साल का बच्चे को जो है उसका बाप जो है उसको लेकर के गोद में लेकर के चला आ रहा था, मगर सबसे खास बात है कि उसको किसी ने रोका नहीं बैठ करके, मगर बाद उसको बताया कि बच्चे की डेथ हो चुकी थी, मतलब रास्ते में बच्चा मर चुका था और वो उसकी गोद में लेकर के लगातार उसको सफर कर रहा था, पैदल मार्च कर रहा था। तो उसने लोगों को इसलिए चीज नहीं बताई कि हाँ बच्चे को अगर पकड़ लिया जाता तो ये समझा जाता है कि कोविड-19 से उसकी डेथ हुई है, या हो सकता है बच्चे की पोस्टमार्टम कर दिया जाता। तो पोस्टमार्टम से बचने के लिए क्या काम कर रहा था कि वो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। तो एक ऐसी रियल सिचुएशन सामने देखने को मिल पा रही है। तो ये किस प्रकार से हम चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करें, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात करें, तो ये इट इज अ वेरी बिग इशू। ये हमारे सामने बहुत मेजर चैलेंजेस देखने को मिल पाता है या मिल रहा है, तो इस चीज पे हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें द सेकंड वन द एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम बात करें, नो डाउट द एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द प्रेजेंट टाइम, द ऑनलाइन क्लासेस इन द ऑनलाइन सिस्टम्स, एवरीबडी हैव इट, बट what is the impact of the online? लगातार 2 घंटे 3 घंटे काम करना, स्पेसिफिकली अगर हम चाइल्ड्स के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करें, बच्चों के कंटेक्स्ट में, चिल्ड्रन कंटेक्स्ट में बात करें, तो ये चीज देखने को मिल पा रहा है कि बच्चों को लगातार अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो नेचुरली क्या हो रहा है कि उसका इफेक्ट जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, फ्यूचर देखने को मिलेगा कि उनके आई का कह सकते हैं कि जो विजन होगा, उनका विजन कमजोर हो जाएगा, क्या कह सकते हैं कि उनको चश्मे की जरूरत पड़ सकती है या आपको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है, या इवन दी जो सिचुएशन जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट सिचुएशन होती है उनको और गुजर नहीं पा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलेगी एजुकेशन सिस्टम पे। और दूसरी तरीके से चैलेंज हमें कि इन द चैलेंज इन दी हायर एजुकेशन आल्सो, कि उच्च शिक्षा के अंदर क्षेत्र के अंदर हम कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे, कॉपीज कैसे चेक कराएंगे, क्लासेस कैसे कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, everybody not having the laptops or the smartphones or the internet connection data or the facing a lot of challenges in this area also. So these are the major challenges कि अगर हम बात कर सकते हैं। Even and the last one is the challenge is the media. Media is very important, particularly the electronic media and the social media. The role of the media plays very important role because the providing the right information to the mass. So it is very important during the COVID-19 crisis, the responsibility of the media, electronic media, and the print media also to provide the correct information to the people in the right way. And the other hand, the social media is very in particular the WhatsApp, all the 95% of the information are the fake information. So we are the educated, we are the skilled, so it's very important formalities and the very important to see the real situation, the real condition of the social media. तो बगैर उसको समझे, बगैर उसको फॉरवर्ड करना, ये हमारे दिमाग में या हमारे जहन में रहता है। तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि मीडिया किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर सकता है। तो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग कोविड-19। कहीं ना कहीं दीज आर द मेजर चैलेंजेस। और अगर मैं इसकी बात करूं कि कह सकते हैं कि जो हमारे बेसिकली जो वे फॉरवर्ड्स की अगर हम बात करें, तो वे फॉरवर्ड्स में तो मुझे जहाँ तक इतना समझ में आता है, जितना मैंने अभी तक समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, उसमें बस यही चीज समझ में आया कि बेसिकली टू अंडरस्टैंड दी एंड टू नो द रियल द इंफॉर्मेशन issued by time to time by the WHO and the local authorities or the state government or the central government. So इन्हीं 2 या 3 कह सकते हैं कि जो बॉडीज हैं, इन्हीं की इंफॉर्मेशन को हमको सही मानना चाहिए, बजाय
बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। एक इस पे हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। और सबसे खास बात ये है कि वही जैसे 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हम कैसे निकल के बाहर आ सकते हैं कि एवरीबॉडी नोज, सभी जानते हैं कि हमको किस प्रकार से काम करना है। कि एक हैंड वॉशिंग की बात की जा रही है, दूसरी मास्क वियरिंग की बात की जा रही है, और तीसरी की एडवोकेट द पीपल देखना चाहते हैं तो उस पर आप आसानी से सारे के सारी चीजें देख सकते हैं। आई हैव मेंशन द वे फॉरवर्ड कि we keep informed. It means that they provide the right information to the people through such as the local, the national televisions and the electronic media and the print media to maintain the daily routine, like get up and go to bed in every day in specifically similar times, and in the routine days. Keep up the personal hygiene, eat healthy meals at regular times, exercise regularly, allocate time for the working and time for the resting, and make time for the doing things you enjoy. Minimize the news feeds, and the social contact is very important. Social contact is very important. Keep the regular contact with the people, your friends or the members of the family and the relatives through the telephone or through the mobiles or through the online channels. The other is very important, how to prevent the COVID-19, the particularly to alcohol and drug use, the limit of the amount of alcohol we drink, don't drink alcohol, screen time, be aware of how much time you spend in front of the screen every day, video games, social media, and the help other sports activities, and they support the health workers. So these are basically the information which is available in the WHO websites. The particular to prevent the COVID-19 and to spread don't spread the COVID-19 and among the people. So and also don't discriminate, like the be kind. Don't discriminate against the people because of the fears of the spread of the COVID-19. Don't discriminate against the people who you think may have the coronavirus. Don't discriminate against health workers, and has affected people from many countries. Don't attribute it to any specific group. So there are many the aspects to cover the to prevent the COVID-19 pandemic. So in the particularly, I have mentioned the main precautions. Being infected or spreading the COVID, taking some simple precautions during the COVID-19. Regularly and thoroughly clean your hands. Maintain at least 1 meter distance or the 6 feet distance. Avoiding going to crowded places. Avoiding touching the eyes and nose of the mouth. The minor symptoms like the sneezing, cough, and to if you have the minor symptoms, seek the medical. इसने बात कही थी, the cordial thing after the 1 year की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कभी ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन भी बूम पीरियड देखने को मिलता है. एक way forward. Thank you very much to the organizers, particularly the Dr. Ranveer Singh ji, the Professor Mittal Saha. Thank you very much, Bhartiya sir. You have given the talk in a very elaborative manner. You beautifully categorized your presentation or your talk in 3 categories, like real situation of COVID-19, major challenges, and the lack affected person may be found in coming few months in India as well. But one thing which is very fortunate and media can play a vital role. I extend my gratitude to Professor Anup Kumar Bhartiya sir for sharing his thoughts and spending his valuable time with us and our off-the-screen participants. And not last but not the least, the Mohammad Shafiq is the participant from the very beginning. I would like to share field at national and international level. He has expertise in the areas of social and behavioral change. UNICEF as district underserved coordinator in Meerut and Aligarh district of Uttar Pradesh. So first of all, I would like to thank Honorable Vice Chancellor and the organizer of this
Mr. Diwakar Khare and Dr. Muhammad Hussain and all the eminent scholars and speakers and participants. So I hope I'm audible. Hello. Hello. Audible. Okay. Covered by the eminent scholars. So I am not going into the detail of all those, just a picture. In the late December 2019, multiple health facilities in the Wuhan reported clustering of patients who presented with pneumonia of unknown cases. So from the Wuhan, the first case was reported, and WHO also later on WHO has reported this case, and then it spread all over the world. So before going to the detail of the COVID, so same kind of the coronavirus family, there are other viruses like SARS. There was a SARS outbreak in 2002, 2003 in China. There was a mass outbreak, and then COVID. So if you look into the number of cases in globally and India and the concentrated state where is the most of the cases are concentrated, like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Delhi. So these are the states where the most of the COVID cases are concentrated. So because of these cases, so in order to protect the people from the infection, so there has been lockdown strategy has been adopted. Testing, tracing, isolation, and treatment is being given to the patient. So next, initially, it was assumed that through the lockdown strategy, we will be able to contain and stop the circulation of the viruses. But with the passage of time, there are many statements of the expert came into the picture through the media, such as on 14 April, there is a one leading epidemiologist. He said the herd immunity is the only lasting solution to the coronavirus. On 8th May, there is a 8th May, there government of India said that we have to learn to live with the virus. 14th May, WHO says corona may never end. तो अब ये सारी चीजें अगर हम देखें तो शुरू में हमको ये लगता था कि हम लॉकडाउन से, सोशल डिस्टेंसिंग से हम कोविड को कंट्रोल कर लेंगे या प्रिवेंट कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। अब इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो है, जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो है हमारे सामने, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं। जैसे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि प्रोफेसर अनूप सर ने ये बताया है कि जॉब लॉसेस, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस शॉर्ट में, कि जॉब लॉसेस बहुत सारी हुई हैं, जैसे ब्रिकलिन है, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और बहुत सारे जो मजदूर हैं, करोड़ों जो है। फिर उसके बाद उनके लिए फूड और शेल्टर की परेशानी है, डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्कर का, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। फिर उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जिनके सीवियर पॉवर्टी में, यानी एक तरह की जब और गहरी जो है वो गुर्बत में वो जा रहे हैं, एक तरह की अनसर्टेनिटी है, लास्ट ऑफ ट्रस्ट है, यानी जो सिस्टम पे जो ट्रस्ट है वो लोग खोते जा रहे हैं। इस तरह के जो इशू हैं, इसके अलावा जो है स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप, क्लास, है ना, कि अब हम किसी कम्युनिटी को बदनाम करें, किसी ग्रुप को, इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किसी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, वो डरा हुआ है, सोशल अनरेस्ट है,
या फिर गवर्नमेंट की जो अपैथी है, यहाँ पे जो देखना जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रस्ट डिफिसिट और स्टिग्मेटाइजेशन, इस पे हमें खास ध्यान देना है कि हम किसी भी कम्युनिटी को या किसी से दूरी बना करके जो है हम जो है इस जो है क्राइसिस को से जो है बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा आपके पास जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, जैसे इसकी वजह से जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इनएक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज, जो लोग हैं उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं क्योंकि ओवर कंपीटिंग प्रायोरिटी हो गई। जो हेल्थ सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है वो आमतौर से अब कोविड पे ही लगा हुआ है, और दूसरी जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और दूसरी फैसिलिटी है जो है इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी है, वो एक तरीके से वो भी हैम्पर हुई है। उसके अलावा जो क्लिनिशियन हैं वो डर के मारे, उनके अंदर भी एक खौफ है कि भाई हमें ये इन्फेक्शन लग जाएगा, उसकी वजह से वो प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं जो है पेशेंट का, उनको दूर से देखते हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, मल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। यहाँ पे मल न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू हमें देखने को मिल रहा है कि मल न्यूट्रिशन सिर्फ मल न्यूट्रिशन ही नहीं है कि एक आदमी कमज़ोर हो जाएगा, बल्कि वो कमज़ोर होगा तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, फिर वो बीमार पड़ेगा, फिर उसको मल्टीपल बीमारी होंगी, वो उसके पास दवाएं लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। इस तरह से मल्टीपल बीमारियां जो है वो चैलेंजेस निकल के आएंगे। इसके अलावा जो एजुकेशनल चैलेंज है, जैसे स्कूल सारे कॉलेजेस बंद हैं, ये पूरे हमारे स्टूडेंट की जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको हैम्पर कर रहा है। इसके अलावा जो है जो यूनिटी चल रही है ऑनलाइन, जो जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, कनेक्टिविटी, इंटर गरीब में जो गैप है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। उसके अलावा जो है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो भी जो है काफ़ी लेट हो रहे हैं, उसमें भी काफ़ी तब्दीली आ रही है। अब अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, यानी जो कोविड है उससे निपटने के लिए सरकार ने और जो एक्सपर्ट ने जो तरीका बताया है, जो स्ट्रेटेजी बताई है, ये कहा है कि भाई आप लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग आर बीइंग प्रमोटेड। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो लॉकडाउन या फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पे कई तरह के सवालात उठते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो अपने आप में टर्म है, उस पर एक सवालिया निशान लोग बार बार लगाते हैं कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बल्कि सोशली कनेक्ट लोगों को होना चाहिए, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, न कि सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा जो है ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है वो काम आती है, या कोविड इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी को बचा ले इसकी गारंटी अभी नहीं है। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो हमारे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये प्रमोट किया जा रहा है, मास्क यूज करने के लिए कहा जा रहा है, हैंड वॉशिंग उसको प्रमोट किया जा रहा है, सैनिटाइजर, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो बिहेवियर हैं कि आप इस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे तो आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। लेकिन जो प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस जो सोशल डिस्टेंसिंग है या हैंड वॉशिंग है या मास्किंग है, इन सब चीज़ों से इट कैन ओनली सेव फ्रॉम द इन्फेक्शन बट कैन नॉट सेव योर लाइफ, बिकॉज लाइफ नीड्स सो मेनी थिंग्स टू बी फंक्शनल इन द सोसाइटी. People needs minimum services to have stress-free life, such as food, clothes, shelter, health, education, and peace of mind. अब अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को जो सोशली फंक्शनल होने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें, हम गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करें, हम लोगों से कम्युनिकेट करें, हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो एक जो है कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सपर्ट आर स्टेट एंड द पॉपुलेशन अंडर द रिस्क एट द राइट टाइम टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम द इमरजेंसी इन हेल्थ सिचुएशन। अब होता यह है कि खास तौर पे जब इस तरह की सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उससे निपटने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तेज़ करें, और
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ सुथरी और सीधे सादी जुबान में इसको पहुंचाएं। इसके अलावा जरूरी है हमारे लिए जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जैसा कि लोकल इज वोकल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि लोकल इज वोकल, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमें देखना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है। जैसे आशा का क्या पार्टिसिपेशन है, आंगनवाड़ी का, टीचर्स का, एनएम का, रिलीजियस लीडर, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे लोगों का हमें पार्टिसिपेशन अलग अलग लेवल पे हमें ये देखना होगा कि ये पार्टिसिपेशन है या नहीं है, इनको प्रमोट करना होगा। अब हम पार्टिसिपेशन के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी, चाहे एडवोकेसी हो सकती है, सोशल मोबिलाइजेशन हो सकता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके लिए अगर आप देखें, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वहाँ जो इबोला जब वहाँ पर आया, क्या नाम जो है नाइजीरिया में, तो वहाँ पे जब इबोला आया तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, यानी गांव में जो विलेज हेड हैं उनके साथ मीटिंग होती है। उसके बाद फिर वार्ड लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है। उसके बाद एलजीए लोकल गवर्नमेंट एरिया जो होता है उनके साथ इस पूरे इबोला के बारे में कि इबोला कैसे फैलता है, इसका कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, आप कैसे बचेंगे। तो फिर ये सारी पूरी पहले उनको एजुकेट किया गया, और एजुकेट करने का अलग अलग तरीका, कहीं तो पब्लिक मीटिंग करके, कहीं पे ड्रामा करके, कहीं पे हमने जो है रेडियो टॉक, रेडियो शो करके, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करके उनसे कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद वहाँ पे हर ऑफिसेस, कोई भी ऑफिस होती थी वहाँ पर उस सामने जो है उसको जो है हर ऑफिस के सामने जो है हम पानी की टंकी और साबुन वहाँ पे जरूर रखवाया जाता था, ताकि कोई भी आदमी अगर ऑफिस में इंटर करता है तो सबसे पहले अपना हाथ धुलेगा साबुन से, उसके बाद वो ऑफिस में इंटर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के लिए जो है ख़ास तौर से जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से चीज़ों को प्रमोट करना, हमें ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, वो सारी चीज़ें हमें, जैसे ब्लॉक अगर विलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो हमें विलेज पंचायत लेवल पे जो है हमें एक वॉलंटियर्स टीम हमारी होनी चाहिए जो है। उसके अलावा जो है वहाँ पे प्रधान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी, जो लोग आते हैं जो है मजदूर बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए अगर ज़रूरत हो तो क्वारंटाइन फैसिलिटी हो। वहाँ पे डॉक्टर का चेकअप की फैसिलिटी हो। वहाँ पे ट्रेसिंग हो कि अगर कोई किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू हम पूरे गांव वालों को, वॉलंटियर्स को, अपनी टीम को हम तैयार करना होगा वहाँ पर, और ताकि वो इन्फॉर्म करें फौरन टीम को। और फिर ब्लॉक लेवल पे उसी तरीके से हम जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको मेंटेन करना है, ताकि जो खाने के लिए जो फूड क्राइसिस है उससे निपटने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सबके यहाँ वो पहुँचे। उसके अलावा जो है हमें जो मोबाइल टीम है उसकी मोबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि वो नेटवर्किंग और रिफरल केसेस को जो है ऊपर तक पहुँचाएं इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करें, से निपटते हुए कैसे हम ऐसा माहौल तैयार करें कि एक इंसान की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो, उसको मेंटेन किया जा सके, जो है उसकी सोशल फंक्शनिंग को। अगर आगे हम सोशल वर्क एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सोशल वर्क जो पर्सपेक्टिव है, क्या उसमें क्या वो पर्सपेक्टिव हमारा कंपेटेबल है इस कोविड सिचुएशन से, लर्निंग में है उसमें किस तरह का हमारे जो है शायद ये अंडरस्टैंड। फील्ड वर्क हम किन जगहों पे करें, किस तरह से फील्ड वर्क को हम उन इलाकों में कंसंट्रेट करें जहाँ पे पूरी एडवोकेसी जो है वो रिसर्च मीडिया के थ्रू या स्मॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तौर से इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल इकोलॉजिकल मॉडल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और वही सारी चीज़ें जो है एडवोकेसी हो गई, सोशल मोबिलाइजेशन हो गया, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अलग अलग लेवल पे इसको प्रमोट किया जाता है और लोग इसको करते हैं। तो मैं अपनी बात अब यहीं पे आकर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त अब हो चुका है।
तो और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद कहता हूं। how the communication intervention can be used in dealing this COVID-19 challenge. And especially you have mentioned that social distance is not the only solution to deal with the COVID-19 crisis, but there are some other measures which need to be taken care of due to this crisis. And the terminology part also you have touched upon what should be the exact terminology or the term for the social distancing or the physical distancing. At the same time, you have beautifully analyzed how the community participation can be ensured to deal with this in the form of ASHA workers, Anganwadi workers, and the role of the teachers, local leaders, or the, you can say, religious leaders or the other important stakeholders. So, and at last, you have mentioned that how the incorporation of the COVID-19 information in the syllabi can be used as a preventive measure to deal with the valuable time screen. So I heartily welcome him. And apart from this, do this job in a formal way, I would humbly request Professor Diwakar Khare sir to offer vote of thanks. Sir, please. Thank you very much, Dr. Mohammad Hussain. Very good afternoon to everyone. Am I audible? Yes. आवाज आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear You are आवाज quite है? audible. Very अच्छा, clear. okay. Thank you. Respected Vice Chancellor, Professor Ashok Mittal ji, Professor Harman Solanki, Dr. Ranveer Singh, convener of the webinar, Professor V.K. Saraswat, convener technical support of this webinar, eminent keynote speakers, Professor Ankur Saxena, Professor Archana Dasi, Professor Anup Kumar Bharti, Mr. B.R. Shekhar, Mr. Shafiq Ahmad, co-conveners Dr. R.K. Bharti, Dr. Rajiv Verma, Dr. Mohammad Hussain, Dr. Rajesh Kushwaha, and participants present in this webinar. The webinar on COVID-19 pandemic presents challenges and way forward has come to an end. COVID-19 is the biggest crisis for the entire world. Social work must play a vital role to deal very, very serious problems arising every moment due to corona. Social work scientists must discover completely new types of strategies to find optimum solutions of various problems arising continuously due to corona. Social work researchers must focus their high level of research only on COVID-19 in near future, because COVID-19 will be the biggest obstacle for all types of development globally. Its remedy is must in the shortest span of time, otherwise the entire world will suffer a lot. Today's webinar is very, very successful. Now my foremost duty is to express sincere thanks to all the academic personalities involved in this webinar. First of all, I would like to convey our very, very special thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Ashok Mittal ji. Professor Ashok Mittal is our greatest academic leader. During lockdown period, a number of webinars have been organized under his kind guidance and support. In fact, no academic activity is stopped in lockdown period. Next, I would like to give thanks to our convener of this webinar, Dr. Ranveer Singh. He invited very distinguished key speakers in this webinar. His planning for webinar is highly appreciable. Now I am very keen to thank Professor V.K. Saraswat and his team for providing complete and efficient technical support in organizing this webinar. I am also thankful to Professor Harman Solanki, Dean Arts faculty. He always properly guides us in all types of activities under his purview. Many types of thanks to our keynote speakers, Professor Ankur Saxena, Professor Archana Dasi, Professor Anup Kumar Bharti, Mr. B.R. Shekhar, and Mr. really provided us a strong base of research on the various types of challenges of COVID-19. Now, I would like to thank to my co-conveners, Dr. R.K. Bharti, Dr. Rajiv Verma, Dr. Mohammad Hussain, and Dr. Rajesh Kushwaha for their constant support and help from time to time to organize this webinar.
Thanks are also to the faculty of the university campus, colleges of the university and other faculty. Definitely, these faculty will prepare their students according to the needs of the challenges of COVID-19 to every moment of time. Thanks and blessings to all the